जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं पाकिस्तान और भारत के ऊपर, पाकिस्तान की ख़ास तौर पे तारीख़ के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब। आपसे कई दफ़ा गुफ्तगू हुई है। हर गुफ्तगू में मुझे कोई नई चीज़ पे बात करने को आप इनवाइट करते हैं, तो लेट्स होप आज की भी डिस्कशन उसी डायरेक्शन में हो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आज 14 अगस्त है, आपसे जानना चाह रहे थे कि आप हमें ज़रा बताएँ, हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान और आइडिया ऑफ इंडिया है, ये क्या है? और कई लोग मैं देख रहा था भारत में डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई हुई थी कि जो पार्टीशन है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये इससे बड़ा नुकसान हुआ, ब्लडी पार्टीशन थी, पाकिस्तान ने भी आज़ादी हासिल की। ये भी ज़ाहिर बात है भारत से खुश नहीं रहते। आप कैसे देखते हैं आइडिया ऑफ पाकिस्तान और आइडिया ऑफ इंडिया को डॉक्टर साहब? आइडिया ऑफ इंडिया तो ये था जिसमें देखे ना, महात्मा गांधी की एक इस पे किताब है कि सब लोगों को लेके हम चलेंगे। महल 1908 में या इस तरह करके किसी सन में है। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। इसी तरह आप अबुल कलाम आज़ाद की बहुत राइटिंग्स देखेंगे जिसमें उन्होंने इस्लाम को हिंदुस्तान का ही हिस्सा माना है और 1000 साल पीछे ले गए हैं। तो ये इसे कहते हैं कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, हुँ, कि जो भी हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाले लोग हैं और वो इंडियंस हैं, उनका मज़हब हिंदुइज़्म हो सकता है, इस्लाम हो सकता है, सिखिज़्म हो सकता है, वो एथिस्ट भी हो सकते हैं, ये एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस हिंदुस्तान में जो भी आया उसको वहाँ घर बनाने की अ, मौका मिल गया। देखिए पारसी आए जब ईरान से भाग के, तो उन्हें पनाह जो है हिंदुस्तान में मिली। क्रिश्चियन जो अर्ली सेंट थॉमस के पीरियड के जो लोग आए, उनको भी जब परसिक्यूट किया रोमन्स ने, तो वो इधर की तरफ आए। ज्यूज के साथ जब वो जो कहते हैं जेरूसलम के फॉल के बाद उनको निकाला गया, तो एक बहुत पुरानी ज्यूइश यहाँ पे पॉपुलेशन है केरला में और मालाबार कोड। इसी तरह मुसलमान यहाँ पे इस्लाम के आने से के साथ ही आने शुरू हो गए और वो मालाबार कोस्ट पे उन्होंने घर बना लिया। वो ट्रेडर्स थे बेसिकली। बाद में आप कह सकते हैं कि ये हमले शुरू हुए मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद ये जो टर्को अफगान्स की तरफ से सेंट्रल एशिया से, तो वो एक नई यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर की प्रेजेंस हुई। पुराने ज़माने में तो यहाँ का जो मज़हब था वो आप उसे हिंदुज़म कह सकते हैं, लेकिन हिंदुज़म के अंदर कोई एक किताब नहीं है, कोई एक नबी या रसूल नहीं है। और उनकी कई किताबें हैं। आधी किताबें जो हैं वो एक गॉड्स की बात करती हैं, प्लूरलिज्म। 370 मिलियन गॉड्स का भी जिक्र होता है, लेकिन अल्टीमेटली वन परमात्मा का नोशन भी है। इसी तरह ऐसी किताबें हैं जो कहती हैं कि गॉड की ज़रूरत ही कोई नहीं है, आप अपने अमल से दुनिया को बेहतर बनाएं। तो हिंदुइज्म के अंदर जो है ना फिलोसॉफिकल, वो क्या कहते हैं, वेरिएशन बहुत है बैकग्राउंड के अंदर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने उसी आर्ग्यू किया कि जो भी यहाँ पे लोग आए, उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे जब आके हुकूमत की, तो उसमें इशारा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में हुकूमत की, तो मसला हो गया कि यहाँ की जो अवाम थे वो तो हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे और जैन थे। तो कुरान शरीफ के अंदर तो है ना एक आयत कि द पीपल ऑफ द बुक जूस क्रिश्चियंस एंड सेबियंस दे हैव अ राइट टू लिव अमंग मुस्लिम्स एज लॉन्ग एज दे पे जजिया। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने दमिश्क में जो बनु उमैया का दारुल खिलाफत था, उनको कहा कि हमें रूलिंग दे के यहाँ पे क्या किया जाए। तो रूलिंग ये आई कि अल्टीमेटली ये जो यहाँ के लोग हैं हिंद के,
ये भी उसी खुदा को मानते हैं, उसी क्रिएटर को मानते हैं जिसे हम मानते हैं। तो अगर ये आपको जजिया दें तो इनका मज़हब भी इनको रहने कायम रख सकता है, और आप इनके मज़हब में इंटरफेयर ना करें। इनकी रिलीजियस जो इबादत गाहें हैं उनको मेंटेन करने की भी आप पूरी प्रोटेक्शन दें। तो ये एक ट्रेडिशन बनी। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो मुसलमान जिन पे अब इन्वेडर्स का नाम दिया जाता है, ठीक है, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो आए, इन्वेड किया, हुकूमत की। उनमें से कुछ लोगों ने वो एक्सट्रीमिस्ट मेजर्स भी लिए, हिंदुओं के साथ फोर्स माई कन्वर्शंस भी हुई, लेकिन ज़्यादातर जो मॉडल यहाँ पे बना कि जब तक आप रियासत को और रूलर को चैलेंज नहीं करते, यू कैरी ऑन विथ योर रिलीजन एंड योर ट्रेडिशंस एंड सो ऑन। और कई ने तो, मुसलमानों ने, ये हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को और यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उनको भी पैट्रनाइज किया। तो वो एक मिक्स्ड रिकॉर्ड है। तो जो है ना, आइडिया ऑफ इंडिया वो ये है कि जो यहाँ पे आ गया और बस गया, ही इज़ एन इंडियन। इसी बुनियाद पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सारी आइडियोलॉजी जो है वो इंक्लूसिव, प्लूरल और सेकुलर है। उसके अंदर उन्होंने कहा भी 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में, देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, मैन एंड वुमेन विल हैव इक्वल राइट्स। और ज़ुबान के मसले को उन्होंने हल ऐसे किया कि हिंदुस्तानी विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जिसके दो ऑफिशियल रस्मुल ख़त होंगे, देवनागरी और हमारा जो है नस्लिक कहते हैं या क्या कहते हैं अपना, पर्शियन उर्दू, जो हमारा वाला उर्दू का। तो दोनों होंगे। लेकिन हम्म। खैर मुस्लिम लीग ने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा उर्दू जो है ये मुसलमानों की ज़ुबान है, और पाकिस्तान बनाना हमें इसलिए ज़रूरी है कि अगर ना बना तो हिंदुस्तान में ना इस्लाम रहेगा और ना मुसलमान रहेंगे। खैर पार्टीशन हुई, दो मुल्क बन गए। अब मसला ये है, इसमें कोई शक नहीं कि शुरू में कांग्रेस के लीडर्स का ख्याल था कि ये दो विंग्स पे जो ये बना रहे हैं मुल्क, ना पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री है ना कुछ, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये वापस आ जाएंगे। दिस इज हैज़ टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड। मगर क्या उसके बाद उन्होंने सिर्फ इसी पॉलिसी को परसू किया? एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि जब यूनाइटेड नेशंस में एप्लीकेशन गई पाकिस्तान की, तो सबसे पहले उसको एंडोर्स इंडिया ने किया। आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड। और इंटरेस्टिंगली इनफ, अफगानिस्तान इज़ द ओनली कंट्री विच अपोज्ड इट। और हमारी आप देखें हरकतें कि हमने अफगान इन्वेडर्स के नाम पे गौरी और ये और वो मिसाइलें अपनी बनाई हुई हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। अब पाकिस्तान जाता है बंद। पाकिस्तान का कोई आइडिया था? दैट इज़ वॉट आई आर्ग्यूड इन माई बुक इन जिना, कि जिना साहब के सामने कोई आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान अगर बन जाएगा तो वो कैसा मुल्क होगा। उनके कई बयान हैं जहाँ पे क्लियर कट है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होगी। मैंने बार बार कोट किया है। और एक उनका है बयान 1945 में, आई थिंक जून 5 का, 5 सितंबर का, कराची में, कि हर मुसलमान को कुरान पढ़ने की हुक्म है, क्योंकि कुरान के अंदर पूरा कोड ऑफ लाइफ है, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इंडिविजुअल और इंटरनेशनल लॉ। लिहाजा कि कुरान जो है वो बेसिक है पाकिस्तान का, ये आइडिया इन्होंने दिया। एक तकरीर है जिस पे ये सारे लिबरल लेफ्ट जो है वो पकड़ के तो उसको लगे फिरते हैं, वो क्या है, 11 You you सितंबर are free to 47 की स्पीच, इन दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान देयर विल Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in a religious sense because that is a matter of private faith, but as citizens of the state. Very secular speech, but साथ साथ 7 साल जो वो कहते रहे वो बिल्कुल इसके बरक्स था। और 14 अगस्त के बाद मैंने कई इंस्टेंस शो किए हैं जहाँ पे वापस इस्लाम और पाकिस्तान का रिश्ता जिन्ना साहब ने बार बार कहा है। मसलन 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन को एड्रेस करते हुए जिन्ना साहब ने बड़ी वो क्या कहते हैं गुस्से में कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल आस्क me what will be the constitution of Pakistan.
The Constitution of Pakistan was given 1300 years ago. It will be democratic और इस्लामिक और ये और वो। तो अब बात ये है कि कौन सी वो विजन थी। मसला क्या हुआ, पाकिस्तान तो गया बन, लेकिन 1/3 मुसलमान हम इंडिया में छोड़ आए, और उन इलाकों में छोड़ आए जहां मुसलमान मिनॉरिटी में था। बल्कि जिन्ना साहब को मैंने कोट किया है 30 मार्च 1941 में कानपुर में कि आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स experience martyrdom and get smashed in order to liberate 7 crore from the rule of the Hindu Congress। इस किस्म का कुछ बयान है। तो जिन्ना साहब तो 2 करोड़ को कुर्बान कर रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू और सिख थे जिनको बाई दिसंबर 1947 में वेस्ट पाकिस्तान से मार मार के भगा दिया गया, और आज उसके बाद दिसंबर 1947 में 1.6% हिंदू रह गए सिंध के अंदर। ईस्ट पाकिस्तान में 23% रहे। उनके ऊपर हमले 1950 में हुए और फिर वहाँ से हिंदू भागना शुरू हुए। तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान तो कोई भी नहीं था। जिन्ना साहब का मेन फिक्सेशन था कि इंडिया की पार्टीशन हो मज़हब की बुनियाद पे, वो उन्होंने कामयाबी से करवा ली। तो अब मैंने आपको बैकग्राउंड दे दी है कि पाकिस्तान की एप्लीकेशन को इंडिया ने एंडोर्स किया था और अफ़गानिस्तान ने अपोज किया था, और हमारी सारी मिसाइलें जो हैं वो अफ़गान इन्वेडर्स के नाम पे हैं। दूसरी बात, अब अगला सवाल कीजिए। जी, जी। नहीं, डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत आपने इस बात को एक्सप्लेन किया, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि जब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कर दी कि वो जो आपने 11 अगस्त की स्पीच को कहा, तो ये बात पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के माइंड्स में क्यों नहीं गई कि आज हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को हम गायब कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं या उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, और हम इस चीज़ को भी नहीं समझते कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भी तो हुस्न है आपके मुल्क का। वो आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो, किसी भी जगह से ताल्लुक़ हो, तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान तो तब स्ट्रॉन्ग होता जब, जैसे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो मुसलमान है वो मुसलमान रहे, जो हिंदू है वो हिंदू रहे। तो फिर हम ये क्यों इस आइडिया को, क्या ये बात अवाम तक गई नहीं, या क्या आप समझते हैं कि मुल्लाज़ ने हाईजैक कर लिया सारा कुछ? नहीं नहीं, मुल्लाज ने हाईजैक नहीं किया। मैंने तो इसको शो किया है कि जब ये स्पीच हुई तो उसके बाद फैसला हुआ कि स्पीच को ज़्यादा पॉपुलर ना किया जाए। ये जिन्ना साहब का फैसला था, क्योंकि ये स्पीच की क्यों गई थी कि पाकिस्तान बनने में अमेरिका जो था पाकिस्तान के बनने के ख़िलाफ़ था, और जिन्ना साहब को नज़र आ रहा था कि वेस्टर्न्स ये तो पाकिस्तान को वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा पहले से बनाने को तैयार थे। 46 में इन्होंने इस्वानी को भेजा वहाँ पे अमेरिका में कि आप पाकिस्तान को अपोज ना करें, हमें बनने दें, हम आपकी फ्रंट लाइन स्टेट बनेंगे। समझ गए आप? जी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अगर जिन्ना साहब तो पॉलिटिकली बहुत शार्प आदमी थे, अगर हिंदुस्तान से 35 मिलियन मुसलमान वो निकाल देते जैसे हमने भगाए थे, हाँ जी, तो उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान की जी, डॉक्टर जी। साहब पॉपुलेशन 33.7 मिलियन थी। तो उन 35 मिलियन में से अगर 30 मिलियन इधर आ जाते, 5 मिलियन बंगाल और बिहार के चलो ईस्ट पाकिस्तान चले जाते, तो पाकिस्तान तो कोलैप्स हो जाता। पाकिस्तान के पास तो अपनी ऑफिस टेबल्स भी नहीं थी, कागज़ भी नहीं था, पेन भी नहीं थे काम करने के लिए। तो ये बयान इसलिए दिया गया ताकि इंडिया वाले भी माइनॉरिटीज़ को वहाँ रखें और हम कहें कि हम भी रखेंगे। लेकिन अमलन क्या हुआ? बयान तो जिन्ना साहब ने दे दिया, लेकिन 14 अगस्त को जब पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास हुआ पहला, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो आए हुए थे एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एम्परर, तो माउंटबेटन ने खड़े होकर कहा कि देखिए अब आपका एक अपना मुल्क बन गया है और मुसलमानों के बड़े बड़े अजीम लीडर हुए हैं, जिस तरह के एम्परर अकबर। जिन्ना साहब ने खड़े होकर कहा कि ठीक है, एम्परर अकबर भी ग्रेट में से हैं, लेकिन हमारा मॉडल जो है वो रसूल अल्लाह हैं, जिन्होंने सबसे पहले
जूस और क्रिश्चियंस को डिफीट किया और बाद में उनसे अच्छा सलूक किया। ये उनके लफ्ज हैं। तो वो तो वापस ले आए खिलाफत मदीना को ना, 11 को मिस हम्म। करके 14 को वो वापस ले आए। और उसके बाद मैंने हम्म। कहा है कि उनको पूछा गया बार बार, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम शरिया से हम अपनी कानून बनाएंगे, तो शरिया के अंदर कोई मिसाली ट्रीटमेंट तो नहीं है मुसलमानों की, गैर मुस्लिम्स की। यही है कि वो जजिया दें तो दे कैन लिव अमंग मुस्लिम्स। लेकिन लेकिन जिना साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बनने के बाद कहा कि माइनॉरिटीज़ को आप प्रोटेक्ट करें, ये करें, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। और जिना साहब ने ये स्पीच खुद इसलिए दबा दी कि इस स्पीच की कोई बुनियाद नहीं थी। 7 साल जो वो कहते रहे हैं, वो तो लोगों के जेन जेन में बैठा था कि हिंदू और मुसलमान कभी मिलके नहीं रह सकते। हम्म। मैं जो आपको 7 साल एक चीज़ बताता रहूं और जब मौका आए तो अपना वो बयान बदल लूं, तो क्या आप मेरे इस अबाउट टर्न को मान लेंगे? इमरान खान का हम मजाक उड़ाते हैं तो तब ये नहीं हुआ होगा कि यार ये जिन्ना साहब को क्या हो गया? हमारे लाखों लोग लेकिन मरवा दिए, लाखों लोग मरवा दिए, औरतें बच्चे सारे, पाकिस्तान बनाने के लिए। और यहाँ से हिंदू सिख भगाए, तो उसके बाद भी हिंदू मुसलमान एक ही होंगे, ये कैसे हो सकता है? तो जिन्ना साहब और उनके अपने लोगों ने उसी स्पीच को ना इनकरेज नहीं किया, ये बात है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप फिर ये जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि स्पीच को ज़्यादा फैलाया ना जाए, या जैसे आपने कहा कि 11 को कुछ कहा, फिर 14 को कुछ कहा। आपके ख़्याल में फिर ये जो सेंट्रल आइडिया था वो सेपरेट होमलैंड लेना था, हाँ, अलहदा घर वो लेना। था, दैट्स इट, तो दैट्स इट। उसके लिए आपने रिलिजन को एज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, और बेशक। दैट वाज़ द ओनली वे जिसके आप तफ़रीक और तक़सीम कर सकते थे। अगर लेट्स से डॉक्टर साहब, लेट्स से जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिलिजन को एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ना इस्तेमाल किया जाता फॉर सेपरेशन, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों की लार्जर बड़े इंडिया में क्या पोज़ीशन होती? आप क्या अच्छा, समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज बात की जाती है कि वहाँ पे जो है एक हिंदू मैजॉरिटेरियनिज़्म है, एक क्वेश्चन आता है वहाँ पे कि जी ठीक है। वहाँ पे वो डोमिनेंट हैं। तो आपको लगता है कि ये एक और शक्ल होती, और इस शक्ल से बचने के लिए बेशक अगर लेट्स से मज़हब को एज़ एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया, तो दैट वाज़ राइट। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं, इसको 2-3 तरीकों से देखें ना। अगर हम कहें कि अ, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान हमेशा के लिए महकूम हो जाते, ठीक है ना? तो आप ज़रा गौर से सोचें, तो सबसे ज़्यादा मजबूर मुसलमान कहाँ होते? उन इलाकों में ना जहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी। हुँ। तो वो जो 3 करोड़ इंडिया में हम छोड़ आए, वो किस बुनियाद पे छोड़ आए? हुँ। इज़ दैट जस्टिफाइड? सबसे ज़्यादा तो कमज़ोर मुसलमान वही होंगे ना जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं, एक बात। दूसरी बात है, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल, ऑलरेडी हुकूमतें जो थीं वो मुसलमानों के पास थीं। हुँ। परसेंटेज मुसलमान अगर इकट्ठे रहते तो 25% से आज तो वो 40% हो गए हैं। लेकिन चलो उस वक्त ख्याल नहीं था कि 25 से ये 40 हो जाएंगे, लेकिन 25% से इंडियन आर्मी, अगर अगर उसमें परसेंटेज देखें तो मुसलमान जो है 38 टू 42% थे। हुँ। एक ऐसी फौज जिसमें इतने ज्यादा मुसलमान हो, पुलिस हुँ। जिसमें मुसलमान ओवर रिप्रेजेंटेड थे, यानी यूपी के अंदर 14% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी, लेकिन कोई 35 टू 40% पुलिस मुसलमान थी। पंजाब के अंदर मुसलमानों की परसेंटेज 57.1% थी, 73% पुलिस जो है मुसलमान थी। जहाँ पे आप देखें, पाकिस्तान की स्टेट जब अपना जबर करती है तो क्या क्या इस्तेमाल करती है? पुलिस और उसके बाद आर्मी, ठीक है ना? तो हुँ। जिस पुलिस और आर्मी के अंदर इतनी ओवर रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की हो, और जिनके 5-6 प्रोविंस उनके मुसलमान चीफ मिनिस्टर हों, वहाँ पे अगर कोई चाहे भी एक हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाना तो मुमकिन ही नहीं है।
लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं आपसे ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इस तरह तो हमने देखा है ग्रेट ब्रिटेन जो था, बर्तानिया जो था, वो भी रूल करता रहा। तो नीचे सारे जो पुलिस और फ़ौज तो थी, वो तो हिंदू और मुसलमानों पे जो थी जो होती है, लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकते बिकॉज़ वो चेन ऑफ कमांड और वो सारा कुछ है। सो इवन इफ अगर ये होता जिस तरह आप बात कह रहे हैं कि 32 टू 40% आर्मी थी, 35 टू 40% जो पुलिस थी वो मुसलमानों पे थी। तो आपको नहीं लगता थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये क्योंकि चेन ऑफ कमांड या जो फ़ोर्स की जो डिसिप्लिन होता है, उसमें आप हम्म। ये आप म्यूटनी नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुसलमानों ने और हिंदुओं ने म्यूटनी करने की कोशिश की गोरों के अगेंस्ट तो क्या कर लिया? स्वाय इसके कि गद्दार कहलाए, स्वाय इसके कि मारा गया। मतलब इस तरह जी, की जी। बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये बिल्कुल, एक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी को देखें, उसके जनरल्स की बात सुनें। हुँ, अयूब खान उस ज़माने के जनरल हैं। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड कि ये पार्टीशन क्या बेहुदा चीज़ है। जनरल आज़म का बयान मैंने दिया अपनी जिन्ना वाली किताब में कि ये पार्टीशन क्या चीज़ है। बाद में वो पाकिस्तान के रूल अपना मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने एंटी अहमदिया राइट्स के अंदर। इसी तरह आप हुँ, जनरल याह्या खान की जो मैंने बार-बार कोट की है कि जून 1947 में वो स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर थे। हुँ, तो 3 जून 1947 को जब पार्टीशन प्लान अनाउंस हुई तो ब्रेकअप पार्टी हुई ब्रिटिश इंडियन आर्मी की। अब पता लगा कि ये इंडियन आर्मी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हुँ, तो वहाँ पे जब पार्टी हुई ना, तो कर्नल वर्मा जो हैं, जो वहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर थे, टीचर, उन्होंने खड़े होकर कहा कि देखें, अब हम 2 नेशंस का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन हम एक ही जगह ट्रेन हुए, जंगों में हमने इकट्ठे साथ लिया, ट्रेंचेस में ये वो। तो उम्मीद है कि भाईचारा जो हमारा है ये ही दोनों मुल्कों को क्लोज रखेगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपका एक मुल्क आज़ाद हो गया है। जनरल हुँ, याह्या खान ने क्या कहा, मैंने हुँ, कोट किया वहाँ पे। उन्होंने कहा, सर, व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट टुडे? टुडे इज अ डे ऑफ mourning. Together we would have been a great power. Now we will start fighting one another. तो ये हुँ। जनरल जो हैं लेकिन सारे, मेरी बात मैं जो बात कर रहा हूँ कि चेन ऑफ कमांड जो होना था, वो क्या जब थर्ड पावर थी अंग्रेज तो उसका तो हुक्म चलता था। लेकिन जब इंडियंस की अपनी आर्मी होगी तो फिर जो चेन ऑफ कमांड है वो इतना आर्बिटरी तो नहीं ना हो सकता है कभी? नेवर। कैसे हो हुँ, सकता है? वो तो मिलके ये सारा कुछ होना था। देयर इज हुँ। नो क्वेश्चन। हाँ जी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक हाइपोथेटिकल जस्ट डिस्कशन क्योंकि हम ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया एंड देन जी, एक और क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। लेट्स से आज हम इस नेशन स्टेट में रह रहे हैं, जी, 1947 पाकिस्तान आज़ाद, जी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इकट्ठे हैं। इंडिया आज 1 अरब 40-45 करोड़ पे है, हम 25 करोड़ पे हैं, बांग्लादेश लगभग। आपको लगता है कि 2 बिलियन पीपल का जो मुल्क है वो वायबल होता? फॉर इंस्टेंस और ये 2 बिलियन लोग जिसमें ये आपको लगता है ये एक वायबल एंटिटी हो सकती थी या कि लेट्स से अगर हम हुँ। हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि जैसे सारे आर्गुमेंट्स भी आ रहे हैं। देखें, मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है डॉक्टर साहब कि मेरा कल्चर किससे मिलता है? मेरा जी, जी। कल्चर मिलता है इंडियन पंजाब से, मेरा कल्चर मिलता है बहुत तो मुझे तो बंदा इंडिया का मिले, अमेरिका में, लंदन में, बर्तानिया में, पाकिस्तान में, मुझे तो ऐसे लगता है मेरे घर का बंदा है। या इकट्ठे ही रह एग्ज़ैक्टली, रहे हैं। फ़ील ही एग्ज़ैक्टली नहीं प्यार होता दी कि हम गल होवे। हाँ, दहाइयों से और बिल्कुल, डेकेड से बिल्कुल। अलग हैं। जी। मतलब ये प्यार दी गल है ना मतलब मैं पूरी दुनिया में मिला हूँ इंडियन से एंड ट्रस्ट मी कि उनसे मिलके ऐसे लगता है अपना ही नहीं यार है मतलब इकट्ठे सा और है नहीं गो के अपने, पार्टीशन है, गो मिले है नहीं अपने। नहीं, नहीं, मेरी नहीं गल हाँ, ਤੁਹਾਡਾ, बिल्कुल हाँ, है ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਸਰ, ਜੋ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਰੂਸ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਲਿਬੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਸਨ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ
मेरी तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कांग्रेस और सारे लोग मोस्ट वेलकम करते मुसलमान प्राइम मिनिस्टर कदी हो जाता, कदी प्रेजिडेंट हो जाता। आफ्टर ऑल इंडिया बनने के बाद उन्होंने 3-4 मुसलमान प्रेजिडेंट बनाए ने। उन्होंने जनरल जड़े ने एयर मार्शल्स मुसलमान रहे ने। सिख जड़ा कि 2% पॉपूलेशन तो भी घट है, वो उन्होंने 2 प्रेजिडेंट, एक प्रेजिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर रहा है। और उन्होंने दलित भी ਹੁਣ अपना लेडी ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ अपना प्रेजिडेंट। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੋੜਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ। ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, लेकिन वो शरपसंद ਨੂੰ डील करना तो पॉलिटिकल गल है ना जी। हाँ, पॉलिटिकल गल है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक बड़ी अजीब बात होती है, और एक होता है कि 2 अरब का एक मुल्क है, लेकिन ऑब्वियसली हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आप हाँ जी। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। कल रात पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने एक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में एक स्पीच से खिताब किया, एक कैडेट से खिताब किया, और पाकिस्तान में थोड़ा लाइव चला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो हमें भारत जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस और हमारे जो नज़रिए को नहीं मानता, ठीक है। सो वो हमें हर टाइम ये बात मैंने पहली दफ़ा नहीं सुनी, मैंने ये बात बहुत दफ़ा सुनी है, बहुत सारे और लोगों से सुनी है कि वो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारे आइडिया, हमारे नज़रिए को नहीं मानता, और हमें वो मानते ही नहीं है। सो डू यू थिंक कि ये जो चीज़ है इंडिया में स्टिल है, या क्या आप समझते हैं कि ये और ट्रस्ट? नहीं, मुझे तो अब बयान ये आ रहे हैं कि जिन्ना साहब आपके लीडर नहीं थे, हमारे थे। हमें निजात दिला दी है इन लोगों से जो ना जमहूरियत में बिलीव करते हैं, ना टॉलरेंस में बिलीव करते हैं, ग़ज़वे हिंद की बात करते हैं। शुक्र ही हुआ है कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना दिया और हमें इस क्या कहते हैं बला से हमारे ये आजकल तो ये उनकी पोजीशन हो गई है। आसिम मुनीर और ये सारे जो हैं, इनको यही शुरू से यही पढ़ाया गया है। और एक और बात सुने, आसिफ मुनीर साहब से पूछें कि जब वाजपेयी साहब आए थे और वो मीनार पाकिस्तान में जाके उन्होंने इतराफ़ किया था कि हम पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब हम मानते हैं कि ये 2 मुल्क हैं और हम मुल्क दोनों मिलके इस इलाके को एक जोन ऑफ पीस और प्रॉस्पेरिटी बनाएंगे। तो पूछें आसिम मुनीर साहब को, क्या उनके प्रेडिसेसर जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ ने उसको सैबोटाज नहीं किया? आसिम मुनीर जो है ना, और ये सारे जो हैं, ये इनको ये कहना पड़ता है, वरना इनके जो इतनी बड़ी आर्मी है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को क्लेम करने की जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान की नॉर्मल रिलेशंस हो जाएं तो इनकी जो है वो तो IMF ने भी कहा है कि रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, और इनको करने पड़ेगी। तो आसिम मुनीर इज जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट जो इसके जितने प्रेडिसेसर हैं उनको कहना पड़ता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है ना कि आर्मी को क्लेम्स जो हैं वो नेशनल रिसोर्सेज में कायम रखने के लिए, अगर ये वो ना कहें तो वो क्या कहें? तो डोंट टेक हिम वेरी सीरियसली, दिस इज व्हाट ही हैज टू से। हाँ, ये पूछो ना यार, ये पूछो व्हाट अबाउट 1999 लाहौर अकॉर्ड, एवरीथिंग एग्रीड, हु सैबोटाज्ड इट? नहीं, वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जो वाजपेयी साहब आए थे बस पे, और नवाज और शरीफ उससे पहले एक और जो पॉइंट मैं बार बार कहता हूँ, आसिम मुनीर साहब से पूछें, 4 जंगें हुई हैं, सारी जंगें जो हैं हमने शुरू की हैं, सारी जंगें हमने शुरू की हैं, इंक्लूडिंग द जंग इन ईस्ट पाकिस्तान। टेक्निकली हमने वेस्टर्न फ्रंट खोला था, तो वो भी महल दिसंबर 3 को या 5 को, हाँ जी, 1971 में। तो टेक्निकली ये किसने कहा है? एयर मार्शल असगर खान ने कहा है। और महल आसिम मुनीर साहब की पढ़ाई लिखाई महल लिमिटेड ही होगी, और उनकी मजबूरी है, उनको ये कहना पड़ता है। ही कांट से एनीथिंग एल्स, क्योंकि
मौजें तो पाकिस्तान आर्मी की हैं ना। लोग कहते हैं दुनिया की फौज होती है, मुल्कों की फौज होती है, पाकिस्तान की फौज के पास एक मुल्क है। डॉक्टर साहब आप वो ठीक है, ये नैरेटिव भी है, लेकिन पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने में पाकिस्तान की जो प्रोटेक्शन में फौज का बड़ा कलीदी किरदार है, और मैं अभी उसको खास तौर मानता हूँ, आई एग्री ये जो दैट। दहशतगर्दी और ये हाँ, सारा, हाँ, हमारी सर्वाइवल फौज के साथ है। लेकिन सर्वाइवल का मसला यार कभी सिर्फ फौज से नहीं हो सकता। हाँ, सही कह रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बाय रिड्यूसिंग टेंशन इन योर एरिया यू, आप तो खैर, आपकी तो पीएचडी इस फील्ड में है। बुजान बेरी की किताब आपने पढ़ी होगी कि जितना हार्ड आप कंट्रोल। आर्म्स रेस में जितना स्पेंड करेंगे आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ती है, कम नहीं होती। न्यू पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी वो जो कहते हैं। हाँ, सो यू बिल्कुल नो, सही। बुजान बेरी को आपने पढ़ा है ना, उसके अंदर ये पूरी यस। थ्योरी है। सो वी, बिल्कुल। जिस तरह आप ज्यादा स्पेंड, उनसे पूछे व्हाट अबाउट बांग्लादेश, हम्म। क्या उनकी डिफेंस पे जो खर्चा उन्होंने कम किया है, कैसे किया है, इंडिया से नॉर्मल रिलेशंस रख के और अपने हम्म। बॉर्डर को रिलैक्स करके। व्हाई हम्म। इज नॉट बांग्लादेश गोइंग आसिम मुनीर्स वे, आस्क हिम। हम्म। बड़े सीरियस क्वेश्चन है डॉक्टर साहब ये, और ऑब्वियसली कुछ इस तरह के मारूजी हालात हैं जिसमें मेरा ख्याल है ये डायरेक्शन, ये बात करना, इसके अपने मेरिट्स हैं। बड़ा मज़ा आया आई डॉक्टर एग्री, साहब। आई एग्री, आई एग्री। हाँ जी। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत सारे सवाल हैं, ऑलवेज इट्स अ प्लेयर एंड ट्रीट टॉकिंग टू यू, एंड पर्टिकुलरली ऑन 14th अगस्त आपसे बात करके और ज़्यादा जो है वो बड़ी मज़ा है। थैंक मेहरबानी यू। जी। आप थैंक यू आपके वेरी वक्त मच को डॉक्टर बहुत साहब, टेक केयर, थैंक ऑल थैंक यू, द बहुत बेस्ट, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।